तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है बच्चा वो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मॉडर्न कंसेप्ट करने से पहले हमारे पास पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आया था बच्चा? डेल्टन वाला प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, प्लम थॉमसन वाला। प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली अपने को पता है, सिर्फ ये चीज ठीक पता चली थी उससे कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। उसने क्या कहा था, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं वो हमारा नेगेटिव चार्ज और रेड वाला सारा पार्ट पॉजिटिव चार्ज है। इन मैग्नीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होने की वजह से वो जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डन, ये हुआ था। इसके बाद हमारे पास क्या आया था, मार्टिन और काइगर ने जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करते हुए रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाले तरीके से क्या दिया हमारे पास, रदरफोर्ड का एटम, है ना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसके अंदर क्या कहा था, न्यूक्लियस सेंटर में है और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर ऐसे स्पाइरल की तरह, जलेबी की तरह घूमता हुआ आएगा। और उसके थ्रू हमें यह पता चल गया था द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड इज न्यूक्लियस। लेकिन उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि स्टेबिलिटी क्यों एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लोज आता जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करता रहेगा तो स्टेबल नहीं रह पाएगा। इस चीज को ठीक किसने किया, बोहर भाई साहब ने। अब बोहर भाई साहब ने क्या किया था, बोहर भाई साहब ने बताया दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जो हमारी स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उस सेंटर को कहेंगे न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, और फिक्स्ड डिस्टेंसेस पे हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्बिट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। जिसकी वजह से अगर फिक्स डिस्टेंस पे है ना, वो क्लोज आ रहा है ना दूर जा रहा है, तो एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। यहां तक ठीक था, लेकिन इसी के बीच में बहुत सारी चीजें आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांजिशन of electron from one shell to another shell, and during that transition how does the absorption or emission of energy take place, ये सब हमने बीच में पढ़ा। एंड इन्हीं सारे फिनोमिनास के बेसिस पे, और एक और था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इन्हीं सारे फिनोमिनास के बेसिस पे ओवरऑल बोहर का जो मॉडल था वो कंक्लूडेड था। मतलब इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेसिस पे बोहर ने अपना मॉडल कंक्लूड किया था। इनके बाद आगे एक और टाइप का एटम का मॉडल आता है, दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इसमें अलग क्या है। अब मैं ये कहूं हमने थॉमसन पढ़ा, गलत हो गया, रदरफोर्ड पढ़ा, गलत हो गया, बोहर पढ़ा, गलत हो गया। अब बोहर कैसे गलत हो सकता है, बोहर पे तो हमने पूरी 9th की केमिस्ट्री समझी है, हमने अभी तक बोहर समझा है, तो गलत क्या है। पहला एक इसको ना बहुत ज़्यादा जो मीम्स में चलता है उसके अगेंस्ट जाते हैं। हमने मीम्स में बहुत सुना हुआ है, एक बीच में सीरीज आई थी, है ना, कोटा फैक्ट्री, उसमें वो बंदा बोल रहा था भाई पहले डिसाइड कर लो सही क्या, उसके बाद सही बना लो, पहले गलत, पहले पढ़ाते हैं कि ये पढ़ो और उसके बाद बता देते हैं ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, ये गलत बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सीधा अगर मैं तुम्हें ये बताता हूँ सही है, पहली बात तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, बस शांत शांत, कोई नहीं सेटल हो जाओ, शांति, थोड़ा शांति। देखो बच्चे, तो मेरी बात सुनो, वापस से आते हैं बच्चे, सुन लो ध्यान दो इधर। तो जिस टाइम पे हम अगर ये बात करें कि गलत था, पहली बात सब कुछ गलत नहीं था। थॉमसन का जिस टाइम पे मॉडल था, जो प्लम पुडिंग मॉडल था, जो वाटरमेलन वाला मॉडल था, उसने भी एक चीज बहुत ठीक बताई थी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसी मॉडल से हमें पता चला था कि एंटायर पॉजिटिव इज concentrated at the center which is known as nucleus and approximately 99% of the atom is empty, और जो नेगेटिव है वो कहीं बाहर है और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव है। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो अपने आप में मोस्ट एक्यूरेट एटम का मॉडल था, या अभी भी है, और मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पढ़ना है। अब ये मॉडर्न कंसेप्ट ने उसी बोहर मॉडल को थोड़ा सा और अपर हैंड पे समझाया। अब कैसे है बच्चे, शांत, तो वो कैसे होगा हमारा, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला बोहर वाला याद है सबको, पहली शेल के अंदर क्या होते थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 8 करके ऑक्टेट वाला हमारा चला था, या 2n² से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिट होता था। वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, वेल डिफाइंड बेसिकली क्या थे, एक रिंग टाइप उसने बोला था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली घूमता है। अब मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहा जाता है,
मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इसको पहली बात तो हम कहते हैं क्या है बच्चा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल। क्वांटम समझ में आ गया सबको? हम बार बार क्वांटम की जब बात कर रहे थे तो क्वांटम ने क्या कहा था, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। जो भी रेडिएशंस निकलती हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में नहीं निकलती, वो स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में निकलती हैं, एंड दैट दो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा और क्वांटम्स, और इन केस ऑफ लाइट वी कॉल दो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स एज फोटोन्स। ये क्वांटम थ्योरी थी, और इसी क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे फर्दर डिस्कवरी हुई, और इसी क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हमने प्लैंक जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जो हमने और क्या था अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशंस था, या फिर हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये सब हमने क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। अब इन्हीं सारी थ्योरीज के बेसिस पे हमने नया मॉडल ऑफ एटम दिया, विच इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में क्या है, द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इसमें क्या बोला सबसे पहले बच्चा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में क्या समझाया, Einstein has suggested that light can behave as wave as well as particle. In 1924, de Broglie suggested that just as light exhibit wave and particle properties, all microscopic materials such as electron, proton, atom, molecules have dual nature. अब ये क्या बताया गया? आइंस्टाइन भाई साहब ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो लाइट होती है वो ड्यूल नेचर पोजेस करती है। ड्यूल नेचर समझ में आता है, इसको हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। ड्यूल नेचर का सिंपल एग्जांपल अगर हम रखें, हम बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेन पता है कैसे चलती है? बहुत तेज चल के आ रही है। अगर हम ट्रेन को देखेंगे, लेट अस अज्यूम ट्रेन 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है, अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गई। 1000 मीटर पर सेकंड एक्सेप्शनल स्पीड है, प्रैक्टिकली तो अभी तक बनी नहीं है इतनी तेज कोई चीज़, है ना। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि एक सेकंड में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अगर ट्रेन की है, इस स्पीड से वो ट्रेन जा रही है, तो हमें क्या उसके छोटे छोटे डब्बे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, हमें तो कॉन्टिन्यूस वेव दिखेगी। लेकिन अगर उसको स्लो डाउन करके और उसको टुकड़ों में देखें तो वो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं जो जा रहे थे। दैट मीन्स जब वो फ्लो कर रही है, जो कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं हम उसे, तो वो वेव नेचर पोजेस कर रही है। लेकिन जब हम उसको ब्रेक करके देख रहे हैं, रोक के देख रहे हैं, या किसी और सिचुएशन में उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं, और जो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो पार्टिकल नेचर पोजेस करिए। छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स जा रहे थे, लेकिन वो इकट्ठे तेज जा रहे थे, तो वो क्या बिहेव कर रहे थे? वेव नेचर पोजेस कर रहे थे। दिस इज ड्यूल नेचर। तो आइंस्टाइन ने कहा सिर्फ लाइट ऐसा करती है। डी ब्रॉगली ने 1924 में कहा कि सिर्फ लाइट नहीं, ऑल दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये जितने भी हमारे पास हैं, या जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब मूव करेंगे विद अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट, विद अप्रोक्सीमेटली स्पीड विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत ज्यादा, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो इतनी तेज के आसपास वाली स्पीड के साथ अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर पोजेस करेंगे। तो ऑल दी फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स विल पोजेस ड्यूल नेचर। ये हमें डी ब्रॉगली भाई साहब ने समझा दिया था। किसी को प्रॉब्लम इसमें? इसके बाद दिस मीन्स दैट an electron which has been regarded as particle can also behave like wave. Thus, according to de Broglie, all matter particle in motion possesses wave characteristic. ये हुआ कि नहीं? कि अभी तक हमने बोहर ने क्या बोला था कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स के अंदर घूम रहे हैं, वो पार्टिकल है। अगर पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर के बारे में बात नहीं हुई। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, that all the microscopic particles if are moving with approximately speed of light, अगर वो इतनी तेज तेज घूम रहे हैं तो ये पार्टिकल जो है ये वेव नेचर पोजेस करेगा कि नहीं? वो एक वेव की तरह भी काम करेंगे। हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल है, लेकिन वो अपने फास्ट मोशन के कारण अब वो वेव नेचर भी पोजेस कर रहे हैं। किसी को दिक्कत है इसमें? पलक बच्चा पक्का समझ में आ रहा है सबको ये वाली बात? ठीक है। अब मास ऑफ पार्टिकल हमने क्या कहा बच्चे? m is the mass of particle moving with velocity v।
तो लेमडा क्या होता है, h/mv। लिखो बच्चे साथ में, ये लेमडा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक कांस्टेंट, m इज मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी। और मास इंटू वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p। डन है, लिखो ये फटाफट। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब हमारे पास एक डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी तुमसे पूछी जाती है, डेराइव करना डायरेक्टली आ सकता है। डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, दिस रिलेशन में बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द मास एनर्जी रिलेशन। अब ध्यान दो बच्चा, मास एनर्जी रिलेशन पता क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बहुत फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन जी ने दी थी हमें, वेयर E इज एनर्जी, m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और वेरिएबल क्या हुआ फिर, मास, है ना, वेरिएबल क्या हुआ, मास। एनर्जी और मास आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो मास, अगर स्पीड ऑफ लाइट के केस की बात करेंगे, इफ समथिंग विच इज मूविंग विद अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके कंपेरेबल स्पीड में भी मूव करेगा, तो उसका मास अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो मास वेरी करता रहेगा। और उस वेरिएबल मास का हमने फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, दूसरा, अब एक और हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, E इज इक्वल टू एच न्यू। कोई प्रॉब्लम, तो दोनों ही एनर्जी है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत, न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, c बाय लेमडा लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ जी, किसी को दिक्कत ये, मैं c बाय लेमडा लिख सकता हूं, क्योंकि मैं वेवलेंथ के साथ रिलेट कराना चाहता हूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ। तो इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को इक्वेट कर दो, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लेमडा, c से स्क्वायर कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेमडा इज इक्वल टू h बाय mc, आया कि नहीं, आ गया, डन है। अगर अब मैं ये कहूं कि c की जगह मैं v लिख लेता हूं, क्योंकि c तो स्पीड ऑफ लाइट थी, मैं बोल रहा हूं कोई और पार्टिकल है विच इज मूविंग विद कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना, कुछ ऐसी स्पीड के साथ जो इन कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, बट एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको मैं v लिख दूं अगर, तो लेमडा इज इक्वल टू h बाय mv बन गया। यही हमारा रिलेशन था जो अभी हमने बात करी थी, और mv को मैं क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम। तो लेमडा इज इक्वल टू, ये बन गया कि नहीं, ये डी ब्रॉगली रिलेशन डिराइव हो गया हमारे पास सीधा सीधा। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई है, जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोमेंटम। जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी उतना मोमेंटम कम होगा, या जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी। किसी को इस चीज में परेशानी बचा, डन है। इसके बाद एक और बताओ, अगर मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करूं तो कैसे बनेगा, अगर मैं मोमेंटम जो है और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करूं तो कैसे आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, mv स्क्वायर। मैं इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं, मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दिया, सूजल पता चल रहा है बच्चा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, ये तो मोमेंटम होता है ना, m इंटू वी तो मोमेंटम है, तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर बना कि नहीं, बन गया। तो मैं p स्क्वायर और 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर p निकालना है तो अंडर रूट लिख दूं, यहां स्क्वायर हटाना है तो ये वैल्यू यहां पे डाल दो। तो लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। किसी को दिक्कत, ठीक है, ये मैंने मोमेंटम से होते हुए काइनेटिक एनर्जी के साथ इसे रिलेट कर दिया। दैट मीन्स वेवलेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। डन है, ठीक बात है बच्चा। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ, ये जो हमने किया है इससे बात क्या पता चल रही है। एक तो भाई डेरिवेशन थी, ये इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के साथ किस तरीके से रिलेट किया वो। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो बच्चा ध्यान से समझना अब ये वाला, द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, दैट इज सर्कमफ्रेंस मस्ट बी इक्वल्स टू n लेमडा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है किसी ऑर्बिट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, n लेमडा। लेमडा समझ में आता है, लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ। तो अगर हम ऐसे बना रहे हैं, इसमें ध्यान से देखना,
यहां पे ये रेड वाली वेव यहां से शुरू हुई, तो यहां से यहां तक ये क्या बन गई, एक वेव बन गई, दो क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिफरेंस। और अगर ये चलते 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 एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके यहां ये सिंक हुई, नहीं हुई, ये तो आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो गई। जहां एक शुरू हो रही थी दूसरी वाली एंड वहां आके अगर मिल जाती तो ये प्रॉपर सिंक्रोनाइज होती कि नहीं, है ना। अभी तो नहीं हुई। अभी क्या हुआ, यानी कि इनके बीच में तो वेवलेंथ है ही नहीं है, तो कुछ आधी सी वेव का कुछ टुकड़ा बन गया, बना कि नहीं। इसका मतलब ये वाला जो रेडियस है ये परमिटेड नहीं है, ये क्या हुआ, आउट ऑफ फेस। ये क्या हुआ, आउट ऑफ फेस। समझ में आई है। अगर आउट ऑफ फेस का मतलब क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली ऐसे घूमेगा तो घूमते घूमते जहां से शुरू हुआ था बिल्कुल उसी पॉइंट पे आके वो मिलना चाहिए, तभी होगा ना। क्रेस्ट ट्रफ अगर ये मिलके ऐसे जाएंगे, इधर से ट्रफ और ऊपर से क्रेस्ट अगर मिल रहा है तो ये प्रॉपर फेस में चलते हुए वेव कंटिन्यू होगी। अगर नहीं है तो वो फिर वेव कंटिन्यू नहीं हो पाई, मतलब उस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्योंकि वेव नेचर पोजेस करेगा घूमते घूमते, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली ऐसे जिक जिक करते हुए घूम रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए, तो वो इसके अंदर घूम ही नहीं पाएगा। तो हमें सिर्फ वो वाले ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखो यहां से शुरू हुआ है तो ये लैम्डा लैम्डा कवर करते 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 वापस आके यहां सिंक हो जाएगा। ये इन फेस कहते हैं इसे। समझ में आया। तो यहां रेड वाले में वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओनली दोज ऑर्बिट्स, अब पढ़ो इसे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कुछ भी नंबर होना चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। n क्या है, कोई इंटीजर, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो सिर्फ वो वाले सर्कमफ्रेंस अलाउड होते हैं ऑर्बिट के जो के n इंटू लैम्डा के इक्वल होंगे। क्लियर है दक्ष बच्चा, पक्का। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। 2 पाई r क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, हाँ जी, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डाल दी। किसी को दिक्कत, ये बात समझ में। अभी मैंने ऊपर यही लिखा है ना, मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था सर्कमफ्रेंस मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा, यही कहा था। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, लैम्डा की जगह मैं h बाई mv लिख सकता हूं। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और यहां से मेरे पास mvr, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, mv को ऊपर और 2 पाई को नीचे भेज दिया, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई आ गया। हम ध्यान से याद करो, ये mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई हमने पहले भी डिस्कस किया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। हमने क्या बात करी थी बोहर के बारे में भी, कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ये हमने पहले थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, अब ये हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ठीक है, mvr क्या होता है बच्चा, एंगुलर मोमेंटम, and angular momentum must be equals to integral multiple of h by 2 pi. This is quantization of angular momentum of fixed energy orbit. इसको क्या कहते हैं, quantization of angular momentum। किसी को दिक्कत, डन। इस इक्वेशन को, इस पूरे फिनोमेना को, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग आना शुरू हो जाए, तो दैट इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, ये फॉर्मूला लिखना बच्चा। नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ वेव्स का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, यही रहेगा, है ना। नंबर ऑफ वेव्स कैसे पता चलेगा, यहां ध्यान से इस डायग्राम को देखो। अब ये एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, ये कितनी वेवलेंथ आएंगी, n वेवलेंथ आएंगी, तो पूरा 2 पाई r कवर करेगा। तो n लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई r। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेवलेंथ n कितना निकला, वेवलेंथ का मतलब सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आया कि नहीं। तो यही यहां लिखा है कि नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस बाय वेवलेंथ। सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू h बाय mv सब्स्टिट्यूट करी, तो यहां से 2 पाई r बाय h, और फिर हमने सॉल्व किया रीअरेंज करके, पूरा 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो काट कटा के हमारे पास n निकल के आ जाता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास, मतलब यहां से हमने प्रूफ कर दिया है कि n के इक्वल आ जाती है इन nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास n निकल के आ गई। डन है, नोट डाउन कर लिया, करो इसे जल्दी से नोट डाउन एक बार। हाँ जी, अब देखो बच्चा, अब हमारे पास इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है
हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक और टॉपिक जो स्टार बना लो, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आना ही आना है। देखो स्टार बनाने का लॉजिक ये नहीं है कि पिछला नहीं आना है, लेकिन ये भी पक्का ही आना और इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने क्या बोला था? इन्होंने बहुत प्यारी सी बात क्या बोली हुई है कि 1927 में इन्होंने कहा, जर्मन फिजिस्ट थे डब्ल्यू हाइसेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हिज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हिज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum and that is velocity of electron। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट एक टाइम पे इम्पॉसिबल है किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। समझ में आई क्या बोला? कि एक ही टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन की जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां देखो बच्चा, ये मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम है सिंपल, और कुछ नहीं है, है ना। अब ये पेंडुलम का साइज तो बहुत बड़ा है, कंपैरेटिवली काफी बड़ा साइज है इसका, है ना। अगर अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूं और मैं बहुत तेज घुमाता हूं, भारी या टूट के लगने का डर है तो थोड़ा धीरे ही घुमाते हैं। अगर ये मैं घुमा रहा हूं, तुम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो कहाँ है ये, है ना। ये तो बहुत स्लो है, ये तो बहुत मतलब वाहियात सा एग्जांपल था मेरा, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और मेरी स्पीड ना के बराबर थी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। फिर भी अगर हम इसकी एग्जैक्ट एक पोजीशन पूछूं मैं तुमसे तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। अब मैं कहूँ नहीं, रोक के देख लेते हैं। यहाँ जैसे ही मैं उसे रोकूंगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब मैं वेलोसिटी नहीं नाप सकता उस टाइम पे। तो या तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से नाप सकता हूं या उसकी वेलोसिटी नाप सकता हूं। घूमता हुआ देखूंगा तो वेलोसिटी पता कर सकता हूं, रोक के देखूंगा तो पोजीशन बता सकता हूं। घूमता हुआ देखूंगा तो मैं पोजीशन एक्यूरेट नहीं बता सकता, रोक के देखूंगा तो वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं बता सकता। दैट मींस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम, मतलब एट द सेम मोमेंट, एग्जैक्टली एक ही टाइम पर मैं दोनों को, पोजीशन और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी, दोनों को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से नहीं नाप सकता। ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? अनसर्टेन है, एग्जैक्ट नहीं है। अनसर्टेन का मतलब ये होता है ना, पक्का पक्का नहीं है, कच्ची पक्की सी बात है। अनसर्टेन है वो चीजें, दैट इज अनसर्टेनिटी। देयर इज सर्टेन इनएक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। समझ में आई है? तो जब भी मैं किसी की, फिर से पढ़ा रहा हूं, फिर से ध्यान देना बच्चे, क्या लिखा है यहाँ पे? According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. And the formula for this principle is given by delta x into delta p is greater than or equals to h by 4 pi. अब ये डेल्टा एक्स क्या है बेटा? डेल्टा समझ में आता है सबको, स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? बहुत छोटी वैल्यू को। तो डेल्टा एक्स इज uncertainty in position, delta p is uncertainty in momentum। तो दोनों की अनसर्टेनिटी, मतलब दोनों की जो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h by 4 pi से बड़ा या उसके बराबर होगा। मतलब इनकी इनएक्यूरेसी मतलब जो गलतियां हैं, दोनों का जो अनसर्टेनिटी है, उनको मिला जुला के दैट वैल्यू विल ऑलवेज एक्सीड h by 4 pi। h by 4 pi एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना कोई, एच प्लैंक कांस्टेंट है, 4 हमें पता है, पाई हमें पता है 3.14। तो उन जो हम दोनों की बात कर रहे हैं, देखो जो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मोमेंटम को मैंने मास इनटू वेलोसिटी लिख लिया, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस लिख दिया मैंने। तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखा तो मास बाहर आ गया डेल्टा से, मास में तो कोई वेरिएशन आ नहीं सकती, स्मॉल चेंज होता है। तो डेल्टा वी क्या बता रहा है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा एक्स इंटू चेंज इन वेलोसिटी मैंने उधर भेजा तो h by 4 pi m, इस फॉर्म में लिख लो, ये भी सेम है। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ में आई है बच्चे ये बात? पक्का? ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये बातें लिख लो किस किस के लिए क्या है, ठीक है। अब यहां एक और चीज देखो, इट मीन्स दैट प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। It means that the precise statement for position and momentum of electron should be replaced by the statement of probability that electron possesses at the given position and
मोमेंटम। अब ये बात क्या लिखी है इन्होंने और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये? दैट इट मीन्स दैट प्रिसाइज स्टेटमेंट, प्रिसाइज स्टेटमेंट क्या होती है? जो बिल्कुल एक्यूरेट थी, वो किसने दी थी? बोहर मॉडल ऑफ एटम ने। बोहर मॉडल ऑफ एटम ने क्या कहा था? एक इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है इस वेलोसिटी के साथ। ये तो फिर गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट रेडियस के साथ एक ऑर्बिट डिफाइन कर दिया था और कहा था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पीड से अगर घूम रहा है, हमने तो वेलोसिटी तक निकाल ली थी, एक सर्टेन वेलोसिटी, एक सर्टेन पोजीशन, फिर तो गड़बड़ हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि नहीं दोनों बातें। तो हाइसेनबर्ग ने कहा था दैट मीन्स वो जो डेफिनेशन थी ना एटम के मॉडल के अंदर, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। और जहां प्रिसाइज वैल्यू थी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हमें पक्का नहीं पता वहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है ना वो कंटिन्यूसली तेज, तो वो एक पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो शॉर्ट ही नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन वहां पे। तो हम क्या कहेंगे? इट इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हम ये नहीं कहेंगे इट इज द पाथ और इट इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हम क्या कहेंगे? देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन माइट बी प्रेजेंट देयर। We cannot give precise statement. We cannot be very sure about that statement that electron is absolutely in this position or moving with that certain velocity. समझ में आई है ये बात? ठीक है, तो it means that precise statement of position and momentum of electron should be replaced by the statement of probability that electron possesses at a given position and momentum. तो probability से replace करना उस precise value को, और इन सारे factors को मिला के हम modern जो अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वहां तक पहुंचेंगे। यहां पे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं बच्चा, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इनको अटेम्प्ट करके और इनके डाउट्स के साथ मिलेंगे और फिर डाउट्स डिस्कस करते हुए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डन।